नमस्कार विद्यार्थियों। नेपोलियन बोनापार्ट पर चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने किया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद जो सुधार किए गए, जिसमें संविधान का निर्माण है, व्यवस्थापिका की स्थापना, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। सिक्कों के स्तर का निर्धारण किया था, प्रत्यक्ष करों को कम किया था, अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया था। ये ऐसे कई कार्य किए थे। दशमलव पद्धति का उपयोग किया, यातायात के साधनों को सुधारा और फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे पॉप की धार्मिक नीति की। पॉप के साथ उसने समझौता किया। देखिए, यद्यपि स्वयं नेपोलियन धर्मनिरपेक्ष, यूं कहें, तटस्थ था, परंतु वह एक चूंकि राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, सेनापति तो खैर वो था ही, लेकिन वो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने के कारण सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को समझता था। और इसने, यानी कि नेपोलियन ने इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने में किया। फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक थे और क्रांति से पूर्व रोमन चर्च फ्रांस के राजतंत्र तथा कुलीन वर्ग का समर्थक था। क्रांति के समय में चर्च की संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया था। पादरियों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए थे और पादरियों को सरकारी कोष से, यानी कि सरकार की तरफ से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा पादरियों को संविधान के प्रति एक शपथ लेने के लिए विवश किया गया। पादरियों के लिए नियम बना दिए गए। लेकिन अधिकांश पादरी, जिन्होंने कि अभी तक स्वच्छंद जीवन व्यतीत किया था, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया और फ्रांस के कुछ जो क्षेत्र थे, वहाँ के हजारों किसानों ने पादरियों के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। काफी रक्तपात के बाद भी समस्या का सही समाधान नहीं हो पा रहा था। नेपोलियन ने कैथोलिक लोग थे, इनका विश्वास जीतने का निश्चय किया। इसमें उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। एकदम वो राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिए, मैंने जैसे पहला बताया कि वो कार्य कर रहा था। वह राजतंत्र के समर्थकों और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की सत्ता सुदृढ़ हो। वह कैथोलिकों, जो कैथोलिक हैं, उनको भी स्वतंत्रता देने को तैयार था, बशर्ते वे क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध करना छोड़ दें। स्वयं, जैसा मैंने पहले कहा, नेपोलियन को धर्म के प्रति अनुराग नहीं था। वह कहा करता था, मैं मिस्र में मुसलमान हूं, फ्रांस में कैथोलिक। अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विद्यार्थियों ये, ठीक है। वो मिस्र में मुसलमान कहता है अपने आप को, फ्रांस में कैथोलिक कहता है, और कोई मुझे तो बुराई भी नहीं लगती है।
इंसान होना चाहिए व्यक्ति। अब वो ठीक है, नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन की इंसानियत के बारे में कोई डिबेट हो सकता है किसी के मस्तिष्क में हो, लेकिन नेपोलियन ये जो कह रहा है कि भाई मैं तो एक आदमी हूँ, मैं चाहे मुसलमान हूँ चाहे कैथोलिक हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना बड़ा दर्शन है। आज सारा झगड़ा ही धर्म पर हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, और भारत में तो बहुत हो रहा है। और नेपोलियन के विचार देखिए आप, वह अन्य लोगों पर किसी धर्म विशेष को लादना व्यर्थ का प्रयास समझता था। इसलिए उसने एक समझदार राजनीतिज्ञ की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का प्रयास उसने वो जो पोप है, जो कि अभी भी वहाँ के जो ईसाई जो पॉपुलेशन है उसका जो हेड था कैथोलिक्स का, उसके साथ समझौता करने का निश्चय किया। इस समझौते से क्रांति काल में पारित बहुत से चर्च विरोधी नियम समाप्त हो गए। चर्च तथा राज्य के मध्य एक निश्चित संबंध स्थापित हो गए जो लंबी अवधि तक कायम रहे। ये जो पॉप के साथ समझौता किया गया, इसको कांका डेट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार कर लिया। बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर दिया। पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप के पास रहा। पादरियों को वेतन राजकोष से देने की व्यवस्था जारी रखी गई। पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था रखी गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर गए थे, उन्हें फ्रांस लौटने की अनुमति मिल गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्रांति के कैलेंडर को भी स्थगित कर दिया गया तथा प्राचीन अवकाश के जो दिन थे, जो सरकारी जो छुट्टियां होती थी, वो पुनः लागू की गई। केवल 14 जुलाई और 23 सितंबर को प्रजातंत्र की स्थापना के जो दिवस थे, उनको और अवकाश में ऐड किया गया। क्रांति की से सभी छुट्टियों को बंद कर दिया गया। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के लोग संतुष्ट हो गए, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, अतः वे नेपोलियन के समर्थक बन गए। पादरी लोग भी जो क्रांति के विरोधी थे, अब नेपोलियन के समर्थक बन गए। इस प्रकार नेपोलियन ने विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग किया। उसका कहना था कि राज्य में एक धर्म होना चाहिए, परंतु विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे नेपोलियन की, कहता है कि राज्य में एक धर्म होना चाहिए, परंतु उस पर सरकारी नियंत्रण भी होना चाहिए। यही बात हमारे करीब 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने कही थी कि राज्य का धर्म तो होना चाहिए, लेकिन उस पर राजकीय नियंत्रण होना चाहिए। इस समझौते से फ्रांस के चर्च पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया। अब चर्च राज्य के अधीनस्थ एक संस्था बन गया। डेविड थॉम्पसन एक इतिहासकार हुए, उनकी मान्यता थी, वो जो लिखते हैं उसकी बात, कि इससे धार्मिक कट्टरता का अंत नहीं हुआ। चर्च के कट्टर विरोधी और धर्मपरायण पादरी अंत तक इसका विरोध करते रहे। इसका मुख्य कारण यह था कि नेपोलियन के धार्मिक समझौते में विरोधी विचारों का मिला जुला तत्व न था। वह
विरोधी विचारों के बीच एक समझौता मात्र था। इस कारण इसका जो कट्टर विरोधी और धर्मपरायण पादरियां तक विरोध भी करते रहे। चलिए बात करते हैं अब हम शिक्षा संबंधी सुधारों की। नेपोलियन ने इस दिशा में भी विशेष रूप से प्रयास किए। उसने शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया: प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए, शिक्षक अपॉइंट किए गए और राज्य की ओर से उनको वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के विश्वविद्यालय भी खोले गए, जैसे आईटीआई वगैरह होते हैं। माफ करना, ये मैंने आईटीआई तो सही कहा है, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय खोले गए। शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय खोले गए, जैसे आईटीआई। पेरिस यूनिवर्सिटी जो है उसका विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय में प्रमुख अधिकारियों तथा प्रोफेसर्स की नियुक्ति स्वयं नेपोलियन करता था। देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ में, जो पेरिस विश्वविद्यालय है उसके साथ में उसको एफिलेटेड कर दिया गया, संबंधित कर दिया गया। नेपोलियन ने गरीब और योग्य छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की तथा रिसर्च वर्क्स के लिए अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया। ये नेपोलियन के शिक्षा संबंधी मुख्य सुधार। इसके बाद आता है विधि संहिता, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य था नेपोलियन का। नेपोलियन का यूं कहे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि संहिता। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो न कभी मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। ये नेपोलियन ने स्वयं कहा। वस्तुतः विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है। क्रांति से पूर्व फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे, उनमें कोई समानता नहीं थी। क्रांति काल में एक अंतर्राज्यीय कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली थी। नेपोलियन ने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। क्रांति के पूर्व असंख्य कानून और क्रांति के साथ कुछ और बहुत सारे कानून, इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतियों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्तिसंगत तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह और अनिश्चितता फैली हुई थी वह दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी कानूनों की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफी रुचि ली। इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता से भी समाज का काम चल सकता है। यह कानून के आधार पर भी
एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5 थी और ये जो 5 थे उनमें पहला नागरिक नियम यानी कि सिविल कोड, दूसरा जायदाद संबंधी संपत्ति संबंधी, तीसरा नागरिक नियम पद्धति, चौथा फौजदारी नियम संग्रह और पांचवा व्यापारिक नियम संग्रह। ये जो 4-5 उसके नेपोलियन द्वारा निर्मित जो विधान थे, ये 4-5 हम बिंदुओं में उनको बांट सकते हैं। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत महत्व देता था। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। वह फ्रांस में कड़े पिताओं यानी कि फादर्स, सख्त फादर, कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की जो है वो बात करता था। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को अधिक दृढ़ बनाए रखने का प्रयास किया गया। पत्नी को पूर्णतया पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को वह दे दे। उसकी यह व्यवस्था क्रांति प्रवृत्ति के विरुद्ध रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नजदीक थी। उसकी यह व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक करीब थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो गया था और समाज में अनैतिकता की बाढ़ आ गई थी, जिसे रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग का पथ प्रदर्शन किया। नेपोलियन जो विधि संहिता है, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया था कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था। किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वे नेपोलियन के जबरदस्त समर्थक बन गए। विधि संहिता में पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था के भी पर्याय जो पर्याप्त संरक्षण है उसको दिया गया, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी। इसके लिए ठेका, ऋण, लीज तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगा दिया गया। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध माना गया। मालिक मजदूर के आपसी संघर्षों में अदालतों को यह आदेश था कि वे मजदूर की अपेक्षा मालिक की बातों को अधिक महत्व दें। विद्यार्थियों, यह समानता के सिद्धांत का मजाक था। इसीलिए प्राय यह कहा जाता है कि नेपोलियन विधि संहिता पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी और यह बुर्जुआ क्रांति का चरम विकास थी। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सर्वाधिक योग रहा था और क्रांति का लाभ भी इसी वर्ग को मिला था। नेपोलियन की विधि संहिता ने इन लाभों को एकत्रित करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए कानूनी आधार दिया।
पामर एक इतिहासकार हुआ, वो लिखता है कि क्रांति से लाभ उठाने वाले अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। फ्रांस कृषक प्रजातंत्र और बुर्जुआ वर्ग का स्वर्ग बन गया था। इतिहासकार हेज का मत है कि उसकी विधि संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। नियमों की सरलता और कोमलता के कारण न केवल फ्रांस में ही लागू किया गया, अपितु यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों में भी लागू किया गया और बोनापार्ट को न्यू जस्टियन कहा जाने लगा। एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड थॉम्पसन वो लिखते हैं कि उसका यानी कि नेपोलियन का सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण था, जिसने नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध शासकों में सबसे महान कहलाने का सबल अधिकार प्रदान कर दिया, ये कहा थॉम्पसन ने। तो निसंदेह विधि संहिता जो नेपोलियन ने बनाई वो इसकी एक स्थायी कीर्ति बन गई। और सेंट हेलेना में जो उसने कहा था कि मेरा जो वास्तविक गौरव है मेरी 40 विक्ट्री में नहीं है, 40 विजयों में नहीं है, बल्कि मेरी विधि संहिता में है, ऐसा नेपोलियन ने कहा। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।